भारत के 18 साल के डी गुकेश ने शतरंज की नई कहानी लिखकर इतिहास रच दिया है। सिंगापुर में वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने चीन के डिंग लिरेन को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता। विश्वनाथन आनंद के बाद ये कारनामा करने वाले भारत के वो सिर्फ दूसरे और सबसे युवा खिलाड़ी हैं। Gukesh opens his game with 1 e4 and presses the clock. Wow! Gukesh cannot believe it. भारत के डोमाराजू गुकेश शतरंज के नए शहंशाह हैं। 18 साल के डी गुकेश ने सिंगापुर में चल रही वर्ल्ड चैंपियनशिप में डिफेंडिंग चैंपियन चीन के 32 साल के डिंग लिरेन को हराकर शतरंज की बादशाहत का ताज पहन लिया। डी गुकेश दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन के अलावा सबसे युवा कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के विजेता भी हैं। फिलहाल वो दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। सिंगापुर में 14 बाजियों की हुई शतरंज की वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली बाजी डिंग लिरेन ने मारी। डिंग लिरेन ने पहला और 12वां मैच जीता, जबकि गुकेश ने तीसरा, 11वां और 14वां मैच जीतकर बादशाहत हासिल कर ली। दोनों दिग्गजों ने 9 मैच ड्रॉ खेले। कंप्यूटर से भी फास्ट चाल चलने वाले गुकेश ने 7 साल की उम्र से शतरंज खेलना सीखा। भारतीय ओलंपियाड विजेता टीम का हिस्सा भी रहे और अब शतरंज को उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां पहुंचना किसी भी शतरंज के खिलाड़ी का ख्वाब होता है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल को संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी हफ्ते में संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है। अब सरकार के सामने अगली चुनौती बिल के प्रारूप पर विपक्षी दलों के सवालों और विरोध से निपटने की होगी। एक ही साथ देश में सारे चुनाव कराने के प्रधानमंत्री के सुझाव और रामनाथ कोविंद कमेटी की सिफारिशों के बाद कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव बिल को मंजूरी दे दी है। अब इसे शीतकालीन सत्र में पेश किया जाना है। वन नेशन वन इलेक्शन, इससे बड़ा फायदा है और बार बार इलेक्शन होने पे खर्चा भी ज्यादा होता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है। बिल को संसद में पेश करने के बाद संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जा सकता है। जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगी। साथ ही सभी राज्य विधानसभाओं के स्पीकरों को भी बुलाया जा सकता है। देश भर के प्रबुद्ध लोगों के साथ ही आम लोगों की राय भी ली जाएगी। पर मेरे दिमाग में एक सवाल है कि जिनका विधानसभाओं का कार्यकाल बचा हुआ उनका क्या होगा, जिन विधानसभाओं का कार्यकाल खत्म हो चुका है उनका क्या होगा। उधर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने फिर दोहराया है कि वह वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ हैं। कुर्ला बेस्ट बस घटना मामले में गिरफ्तार संजय मोरे ने पुलिस के सामने बताया है कि उसने महज ई बस चलाने की ट्रेनिंग 1 दिन ली थी। हालांकि बेस्ट का कहना है कि 27 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक संजय मोरे को बेस्ट द्वारा ई बस चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। कुल्ला बेस्ट बस हादसे में गिरफ्तार ड्राइवर संजय मोरे को बस 1 दिन की 3 राउंड ट्रेनिंग के बाद बस थमा दी गई थी। ये बात खुद ड्राइवर ने बताई है। बस बेकाबू हुई, 30 से ज्यादा गाड़ियों और 50 से ज्यादा लोगों को टक्कर मारती आगे बढ़ी और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। हालांकि बेस्ट के मुताबिक संजय मोरे को 4 दिन की ट्रेनिंग दी गई। बेस्ट का नियम 4 से 6 हफ्तों की ट्रेनिंग का है, लेकिन ई बस के लिए न मानक बने हैं और न ही ट्रेनिंग सेंटर। इलेक्ट्रिक गाड़ी का ट्रेनिंग का ऐसा खास नॉर्म्स अभी तक डिजाइन नहीं किया गया है। ऑर्डिनरी जो ड्राइवर होता है, मैनुअल ट्रांसमिशन में काम करने वाला कोई भी ड्राइवर, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल 1-2 घंटे में फैमिलियर हो जाता है, क्योंकि उसमें क्लचिंग नहीं है, मेन इम्पोर्टेंट, और गियर नहीं है, तो बहुत आसान होती है वो गाड़ियाँ। साफ है कि ई बस चलाने की अनुभवहीनता हादसे की वजह बनी। पुलिस जांच में ये बात भी सामने आई है कि हादसे के समय बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चल रही थी। अब बेस्ट और आरटीओ दोनों मामले की जांच कर रहे हैं। कोशिश एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की है। जेल में मिलने गए समाजवादी पार्टी के एक नेता से आजम खान ने कहा कि अगर अखिलेश यादव और उनके परिवार पर भी इतने ही मुकदमे होते जितने उनके परिवार पर है, तो क्या फिर समाजवादी पार्टी ऐसे ही चुप रहती। ऐसे में सवाल उठता यह है कि आजम खान आगे क्या करेंगे।
आजम खान और अखिलेश यादव के रिश्ते कभी नरम तो कभी गरम रहे हैं, पर समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम का संदेश जेल से आया है, वो भी कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाने की तरह। आजम ने मुसलमानों की अनदेखी का आरोप इंडिया गठबंधन पर लगाया है, पर यह मैसेज अखिलेश यादव के लिए है। आजम कई बातों को लेकर उनसे खफा चल रहे हैं। उनके मुकाबले समाजवादी पार्टी में दूसरे मुस्लिम नेताओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में आजम और उनके परिवार को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। उनके विरोधी मोहिबुल्लाह नदवी को रामपुर से लोकसभा का टिकट दे दिया गया। उनके करीबी नेताओं का दावा है कि आजम बहुत दुखी हैं। आजम खान साहब का दर्द बिल्कुल सही है। आजम खान साहब का दर्द अपने कार्यकर्ताओं के प्रति है, और जब वो ये देख रहे हैं कि उनकी एक कौम के प्रति इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और वो जेल में है, तो हो सकता है उनका दर्द और छलक रहा है कि मैं कुछ कर भी नहीं पाया। आजम खान कई बार रूठे और मान भी गए। उनके कहने पर अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल को निर्दलीय ही राज्यसभा भी भेजा, पर अब वे आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। कहा जा रहा है कि वे समाजवादी पार्टी छोड़कर नई पार्टी बना सकते हैं। यूपी चुनाव से पहले चंद्रशेखर रावण के साथ नया मोर्चा तैयार कर सकते हैं। ये मोर्चा या तो कांग्रेस के साथ जाएगा या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ। बिहार में शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव S सिद्धार्थ ने एक नई पहल शुरू की है। वे प्रतिदिन सुबह शिक्षकों को वीडियो कॉल करते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए चाहे विद्यार्थियों का अटेंडेंस हो या स्कूल का संचालन, वो सही रूप से किया जा रहा है। आप स्कूल के हेडमास्टर हैं, कौन सा स्कूल है ये? नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रधान सचिव किसी भी विद्यालय के किसी भी शिक्षक को अचानक वीडियो कॉल करते हैं, उसके क्लास में बच्चों का अटेंडेंस लेते हैं। सभी शिक्षक जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है उन्हें सामने उपस्थित होने को बोलते हैं, और स्कूल ने जो अटेंडेंस रजिस्टर में दर्ज किया है उससे उसका भौतिक मिलान किया जाता है। कितना बच्चा आज आए हैं? आज 28 बच्चे हैं सर। 28 बच्चे। जब शिक्षक वो आंकड़े प्रधान सचिव को बताते हैं तो तुरंत जिला के शिक्षा पदाधिकारी वहां पहुंचते हैं और उन आंकड़ों का भौतिक मिलान करते हैं। समसा पूर्वी आज कितना टीचर आए हैं? इस नई व्यवस्था से शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अमूमन शिक्षा विभाग को ऐसी शिकायत मिलती है कि बच्चों की उपस्थिति ज्यादा दिखाई जाती है। शिक्षक भी उपस्थित न होने के बावजूद भी अपने आप को उपस्थित दिखा देते हैं। इसी व्यवस्था को रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने ये पहल शुरू की है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणा की है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक बार फिर उनकी सरकार बनी तो महिलाओं को 2100 रुपये दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार महिला सम्मान योजना के तहत अभी सभी महिलाओं को 1000 रुपये देने जा रही है। आतिशी की कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर उनकी सरकार फिर से बनी तो महिलाओं को 2100 रुपये मिलेंगे। फिलहाल 1000 के लिए शुक्रवार से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और उस कैबिनेट मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डाले जाएंगे। हालांकि अभी चुनाव से पहले 1000 रुपये भी मिलते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि दिल्ली चुनाव में भी ये रेवड़ी राजनीति रंग लाएगी या नहीं। महाकुंभ 2025 शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे के दौरान कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फिर प्रयागराज का दौरा किया। बीते 15 दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये तीसरा प्रयागराज दौरा है। गंगा और यमुना के तट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। उनके साथ तमाम प्रशासनिक अमला उन्हें तैयारियों की जानकारी दे रहा है। सीएम योगी ने संगम तट के अलावा किले में स्थित अक्षय वट और सरस्वती कूप पर भी तैयारियां देखी। इसके अलावा हनुमान मंदिर कॉरिडोर जाकर भी सीएम ने जायजा लिया। सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी और कुंभ के काम में लगाए गए तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। सीएम ने महाकुंभ में लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सेंट्रल हॉस्पिटल का लोकार्पण भी कर दिया। भारत में वायु प्रदूषण से जुड़ी मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं।
हाल ही में द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ जर्नल द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया कि 2009 से 2019 तक हर साल लगभग 15 लाख मौतें PM 2.5 प्रदूषण के असर से हुई है। देश की 1.4 अरब की आबादी में से करीब 82% ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां PM 2.5 का स्तर बहुत ज्यादा है। एक अध्ययन के मुताबिक इन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय स्तर 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कहीं ज्यादा है। PM 2.5 प्रदूषण छोटे सूक्ष्म कणों से पैदा होता है जो हमारी सांसों के जरिए शरीर में जाते हैं। अध्ययन में यह पाया गया कि PM 2.5 प्रदूषण हर साल 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से बढ़ रहा है और मृत्यु दर 8.6% से बढ़ रही है। जो PM 2.5 है, एयर पॉल्यूशन है, डायरेक्टली हमारी बॉडी के हर अंग को अफेक्ट कर रहा है, उसको इन्वॉल्व कर रहा है, उसके अंदर डैमेज कर रहा है, जिसकी वजह से मल्टीपल सिस्टम डिसऑर्डर्स क्रिएट हो रहे हैं। प्रदूषण बड़े शहरों में ही नहीं, छोटे शहरों और गांवों में भी फैल रहा है। 2016 में दिल्ली और दिल्ली से लगते गाजियाबाद में सबसे ज्यादा PM 2.5 119 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। वहीं 2019 में अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में सबसे कम प्रदूषण स्तर 11.2 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को लेटे हनुमान जी का मिनी कॉरिडोर और श्रृंगेरपुर धाम कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। श्रृंगेरपुर धाम कॉरिडोर में भगवान श्री राम और निषादराज की 51 फीट ऊंची विशालकाय प्रतिमा का अनावरण होगा। श्रृंगेरपुर धाम संगम तट से कितनी दूरी पर है और इसका पौराणिक महत्व क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। प्रयागराज से करीब 40 किलोमीटर दूर श्रृंगेरपुर धाम है। गंगा नदी के किनारे यहाँ भगवान श्री राम और निषादराज की विशालकाय प्रतिमा लगाई गई है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान श्री राम को जब वनवास मिला तो यहाँ निषादराज ने उनको अपनी नौका में बैठाकर गंगा नदी पार करवाया था। इस परिसर में ध्यान शिविर और गंगा नदी के किनारे रिवर फ्रंट भी विकसित किया जा रहा है। माँ जानकी और प्रभु श्री रामचंद्र शयन में बैठ के नीम के पत्ते एक कुफा कंटक में लेट करके रात भर निवास किए सर। चर्चा हुआ कि कहाँ से कहाँ चलने का है, क्या करने का है। यही यहाँ पे इसीलिए राम चौरा घाट पड़ा। राम के चौरा रात भर का चौरा हुआ कि यहाँ से उतरेंगे तो हम चलेंगे कहाँ। तक केवट गुह निखात जी पर यहीं से गंगा पार किए थे भगवान श्री रामचंद्र जी। इसी तरह संगम तट पर लेटे हनुमान जी का मिनी कॉरिडोर भी बनाया गया है।